जब कभी भी आप दीपन पाचन अनुलोमन करते हैं तो दीपन पाचन अनुलोमन करने से कभी भी किसी भी धातु का पोषण खराब नहीं होता है, क्योंकि दीपन पाचन अनुलोमन करने का सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि आप अग्नि को ठीक करते हो तो इसके अगेंस्ट में जो चीज़ें बन रही हो सही तरीके से बनेंगी और जो कचरा बॉडी में समय से निकलना चाहिए वो सही से निकलेगा। क्योंकि मैंने आप लोग को शुरू से बताया हुआ है कि अगर बॉडी में चीज़ें रुकती हैं या देखते हो सिंपली भी कि कहीं पर भी कोई चीज़ रुकेगी, सड़ती है, तो उसमें कृमि उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही आपकी बॉडी में जो कृमि उत्पन्न होते हैं उसके पीछे भी वजह ये होता है कि हमारी बॉडी में कचरा ठहर रहा है या जिस वक्त में जो निकलना चाहिए था, मल है, मूत्र है, स्वेद है, वो सारी चीज़ें सही से नहीं निकल पाई हैं, जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकल पाई हैं। तो पहली बात तो मैं ये कंसेप्ट यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दीपन पाचन कब तक किया जाए? तो दीपन पाचन आपको पता है तब तक किया जाता है जब तक निरामावस्था नहीं आ जाती है। निरामावस्था के लिए आपको मैंने हमेशा क्रिस्टल क्लियर बताया कि आप पेशेंट के स्टूल का देखिए, यूरिन को देखिए। अगर आमावस्था होती है तो उस वक्त हमेशा यूरिन का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। सिर्फ प्रमेय में प्रभूत मूत्रता, आविल मूत्रता होती है। आविल साथ में टर्मोलॉजी है, सिर्फ प्रभूत मूत्रता आपका आम की कंडीशन जहाँ पर भी होगी वहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। इसलिए कई बार आप ऐसे पेशेंट से भी पूछ सकते हो, क्या तुमको रात में ज़्यादा यूरिन होती है? पेशेंट बोलता हाँ। तो फिर पूछो कि क्या जब ज़्यादा खाना खाए रहते हो तभी होती है? या कई बार होता है ना, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं आज नहीं खाना खाया था तो नहीं हुआ था, तो वहाँ से पक्का से समझिए कि आम का हुआ है। फिर मल का अमाउंट होता है, जितना इंसान खाना खाता है उसके अगेंस्ट में मल बनना चाहिए, लेकिन कई सारे लोगों को आप देखते हैं कि खाना खाने के अगेंस्ट में जितना मल बनना चाहिए उससे ज़्यादा मल बन रहा है, तो एक तो वो भी मल का कारक होता है। तीसरी एक चीज़ क्या होता है कि उनका कोटेड टंग होगी, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। चौथा, और ज़्यादा आम रहेगा तो पता चला पुरुष में स्नेह भी जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि मज्जा का मल होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। तो निरामावस्था के क्या लक्षण होते हैं, आमावस्था के क्या लक्षण होते हैं, मतलब निरामावस्था जब तक नहीं आ जाती है तब तक आप दीपन पाचन करते हैं। कंसेप्ट क्लियर आप ही करते हैं, इसलिए तो आपके पास ही आना पड़ता। हेयर प्रॉब्लम का क्या चिकित्सा करें? हेयर प्रॉब्लम का सर प्रॉपरली पूरा एक सेशन ले रखा है, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख लीजिए और देख कर के हिसाब से चिकित्सा करिए। वहाँ पर भी वही मैं कहूँगी, संक्षेपता क्रियाएं को निदान परिवर्जनम। तो पहले अपने कॉज को हटाइए, फिर अफेक्ट हटेगा। दूसरा, दीपन पाचन अनुलोमन करिए। तीसरा, अस्थि धातु पर काम करने वाली दवाएं दीजिए। चौथा, और देख लीजिए कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल जो पेशेंट्स आते हैं सिर्फ एक चीज़ की तकलीफ नहीं होती है। फिर एज रिलेटेड है क्या, ये सब सारी चीज़ें देखना है। अगर कोई केमिकल वेमिकल ज़्यादा यूज़ करने की हिस्ट्री होगी तो वो सारी चीज़ें भी आपको हटानी पड़ेंगी। स्ट्रेस का होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉज आपका सिस्टम चलेगा। एलोपेशिया के केस में तो आपको पता ही है, वहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट वहीं पर होता है, बट वहाँ पर गुंजा जो होता है उसका पीस करके लेप लगाते हैं, हस्तिदंत मसी वगैरह लगाते हैं, या रक्त मोक्षण बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ पर लीच के थ्रू रक्त मोक्षण वगैरह कराइए, तब ट्रीटमेंट करिए। और एलोपेशिया कितने दिन का हो चुका है उसके हिसाब से देख करके निर्णय लीजिए। फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, मेल का है, फीमेल का है, क्या है कैसा है, क्योंकि आजकल पैचेज वाले प्रॉब्लम बहुत सारे लोग को हो रहा है। अगला क्या है, मैम ब्रह्मचर्य से ज़्यादा आहार का असर देखा है मैंने अस्थि धातु में। मुस्लिम पेशेंट्स में अस्थि धातु की कभी कमी नहीं देखी मैंने, जबकि पॉलीगैमी कॉमन है। सर ये कंसेप्ट नहीं है एक्चुअली, मैम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बता दीजिए। ठीक है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस चीज़ का आप जानना चाहते हो वो मेरे को फिर से आप क्रिस्टल क्लियर लिखो। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता, पॉलीगैमी और ब्रह्मचर्य बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चूँकि मैंने कई बार इन सब सारी चीज़ों पर आप लोगों से बात करी हुई है।